गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, 2 बज चुके हैं और आज हमारी क्लास पॉलिटिकल साइंस टॉप 10 वाली क्लास। वेलकम टू स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 आज हम पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 2 है पावर, अथॉरिटी और लेगिटिमिटी, यानी कि शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में। आइए सबसे पहले हम हमारा मूल मंत्र देख लेते हैं कि ज्यों रुके पानी में ही तो जन्म लेते हैं शैवाल, ज्यों किसी स्थिर लौह के जंग से बुरे हो हाल। ना है रुकना ना है झुकना, ना है रुकना ना है झुकना, झरने सम बहना होगा, प्रयासरत रहना होगा। देखिए, जैसे अगर पानी रुक जाए तो उसके अंदर क्या आने लग जाता है जी, शैवाल यानी काइल जम जाती है उसके अंदर। और कोई लोहा अगर बाहर पड़ा रहता है, लंबे समय तक पड़ा रहता है, तो वर्षा ऋतु के कारण उसके अंदर ह्यूमिडिटी आ सकती है और जंग लग सकता है। तो इसलिए आपको ना तो रुकना है ना झुकना है। अभी आप एक बार के लिए आपके एग्जाम स्थिर हो गए हैं, स्थगित हो चुके हैं, परंतु आप अपना पढ़ना क्यों स्थगित करें? ठीक है, आप पढ़ना अगर स्थगित कर देंगे तो आप वापस से पिछले साल के जून जुलाई पर पहुंच जाएंगे, जहां आप कुछ नहीं जानते थे। आपने जो भी समय आपको मिला, आपने बहुत कुछ पढ़ा है और आप निश्चिंत रूप से ये रहे कि 12वीं की परीक्षा तो होगी ही होगी। 10वीं की परीक्षा के लिए तो फिर भी मैं कह सकता हूं कि सरकार को यदि लगता है कि परिस्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर है तो उसको स्थगित एक बार के लिए किया जा सकता है, परंतु 12वीं की परीक्षा को कतई स्थगित नहीं किया जा सकता। इसलिए आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए इसी संकल्प के साथ कि झरने सम बहना होगा, हमें प्रयासरत रहना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा। आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास और पहला क्वेश्चन 10-10 खेलते हैं हम। तो टॉप 10 क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके सामने पेश करता हूं मैं। शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है? देखिए, पावर और इफेक्ट, इन दो चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए। शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर क्या होता है? मूलभूत शक्ति में और प्रभाव में क्या अंतर है? देखिए, इसको हम यहां पर समझेंगे। देखिए, शक्ति और प्रभाव में सबसे पहले शक्ति दमनात्मक होती है और उसके पीछे कठोर भौतिक बल का प्रयोग होता है, जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है ना। शक्ति कैसी होती है? दमनात्मक होती है, यानी शक्ति आपका नाश कर सकती है। आप ऐसे देखो, इसमें आप 2 पात्रों को ले लो, एक तो अंग्रेजों को पकड़ लो, ठीक है, और दूसरा पकड़ लो गांधी जी को। एक ही काल के 2 बड़े महानायक, मुख्य तो गांधी जी महानायक है, ठीक है, और उस समय उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक लंबी युद्ध हमारे साथ लड़ा था। तो अंग्रेजों के पास क्या थी जी? शक्ति थी, इसलिए लोग उनका काम मान रहे थे। अंग्रेज कोई कानून बना रहे हैं, किसी भी तरह बुरे से बुरा काम कर रहे हैं, फिर भी लोगों को मानना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? शक्ति है। लेकिन गांधी का कहां क्यों माने लोग? क्योंकि गांधी के अंदर प्रभाव है। समझ में आ रही ना बात? प्रभाव, शक्ति और प्रभाव में मूल अंतर क्या है कि शक्ति दमनात्मक ही होती है, उसके पीछे कठोर भौतिक बल होता है। आप जैसे आपके प्रिंसिपल साहब खड़े हो गए आपके सामने आकर, कर लिख, जो नहीं लिखेगा तो डंडे मारूंगा, तो अब डंडे मारूंगा तो ये क्या है? शक्ति है। वहीं आपका कोई शिक्षक आपको कहे कि बेटा देख, अध्ययन करना चाहिए, तुझे पढ़ना चाहिए, और आप उससे प्रभावित होकर वो काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप वो प्रभाव होता है। समझ में आ गई ना बात? देखिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, शक्ति का प्रयोग जो है ना, किसी की इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है, लेकिन प्रभाव व्यक्ति की सहमति पर निर्भर करता है। देखिए, आप शक्ति का जब बात आती है तो पावर तो किसी की इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है। आपको अनुशासित बनाने के लिए आपके शिक्षक, आपके घर वाले आपको डांटते हो सकते हैं, ठीक है, आपको कोई प्रकार की सजा दे सकते हैं। तो शक्ति है, इसलिए वो आपके विरुद्ध भी काम हो रहा है। आपकी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा नहीं कि होमवर्क किया जाए, आपकी इच्छा नहीं कि पढ़ा जाए, लेकिन आप पर जबरदस्ती ये प्रेशर लगाया जा रहा है, जबरदस्ती आप पर काम करवाया जा रहा है। तो कुल मिला के वो एक प्रकार से शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। लेकिन प्रभाव क्या है? प्रभाव प्रभावित व्यक्ति की सहमति पर ही निर्भर करता है कि आप उससे प्रभावित होकर वो काम करना शुरू कर देते हैं। अगली चीज, शक्ति अप्रजातांत्रिक तत्व है, ठीक है ना। शक्ति लोकतांत्रिक तत्व नहीं है, शक्ति जो है वो नॉन डेमोक्रेशियल है, ठीक है, जबकि प्रभाव पूर्णतः प्रजातांत्रिक होता है। ठीक है, हमारी सरकारें क्या करती है? कुछ वचन, कुछ समस्या, कुछ चीजें देती है, कुछ अधिकार देती है, हमें कुछ कर्तव्य बताती है। ये अधिकार और कर्तव्य हमारे लिए प्रभाव का काम करते हैं, लेकिन जब हम अधिकारों को और इन कर्तव्यों को पूर्णतः नहीं समझते हैं, कानूनों का उल्लंघन करते हैं, तो वो शक्ति का प्रयोग करके हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग करती है। तो अप्रजातांत्रिक तत्व है शक्ति और प्रजातांत्रिक शक्ति है प्रभाव।
शक्ति को अपने अस्तित्व को बनाए रखने हेतु शक्ति को अपने अस्तित्व को बनाए रखने हेतु प्रभाव की आवश्यकता होती है। देखिए, शक्ति को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के हेतु प्रभाव की आवश्यकता होती है। शक्ति को अंग्रेज अगर क्या कर रहे हैं, आपको दंड दे रहे हैं, आप प्रिंसिपल साहब को लो जी, हमारे प्रिंसिपल साहब जो है वो आपको दंड दे रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि ये दंड मेरा प्रभाव इस पर पड़े और ये अपने आप करना शुरू कर दे इस काम को। ठीक है, लेकिन प्रभाव के अपने अस्तित्व के लिए शक्ति के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपको लेता है। अभी देखिए कोरोना काल चल रहा है, मुख्यमंत्री जी ने एक गाइडलाइन जारी की है कि कोई भी व्यक्ति 12 बजे के बाद घूमता फिरता दिखाई देता है तो उसको पकड़ के क्वारंटीन में डाल दो, ठीक है, और 14 दिन बाद। अब ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसको पकड़िए। शक्ति और प्रभाव में अंतर समझने में आपकी हेल्प होने वाली है। शक्ति है कि ताकि आप उनको बता दिया कि हमारे अंदर ये शक्ति है, ठीक है, आप ऐसा कर रहे हैं तो लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, अरे 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 वास्तव में ऐसा कर रहे थे, 30-35 आदमियों को डाला, अरे प्रभाव पड़ गया, है ना। या आप वो देखिए कि प्रिंसिपल साहब भरी कक्षा में आते हैं, पीछे से 2 छोरों को उठाते हैं, कक्षा में सल्टा देते हैं, ठीक है, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर आप सब पर क्या डाल देते हैं, प्रभाव डाल देते हैं। सब बच्चे चुपचाप जो काम करना है काम पर लग जाते हैं। समझ में आ रही है ना बात। तो शक्ति और प्रभाव के ये 4 मूलभूत अंतर हमने समझे। मैं आशा करता हूं कि सारी चीज आपको समझ में आई है। देखिए मैं वापस से रिवाइज करवाता हूं। शक्ति दमनात्मक होती है, उसके पीछे कठोर भौतिक बल होता है, जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है, लेकिन प्रभाव प्रभावित व्यक्ति की सहमति पर ही निर्भर करता है। शक्ति अप्रजातांत्रिक तत्व है, जबकि प्रभाव पूर्णतया प्रजातांत्रिक तत्व है। शक्ति को अपने अस्तित्व बनाए रखने हेतु प्रभाव की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रभाव को अपने अस्तित्व के लिए शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्ता क्या है? देखिए सत्ता किसे कहते हैं और इसके विविध रूप क्या है, ठीक है, ऑथोरिटी क्या है, इसका पालन हम क्यों करते हैं, आइए समझते हैं सत्ता क्या है। देखिए यहां पर देखिए, आप आराम से एक एक चीज को हम समझते हुए चल रहे हैं। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। सत्ता किसी व्यक्ति, कोई संस्था, कोई नियम और आदर्श का एक ऐसा गुण माना जाता है। मतलब आप एक तरीके से समझिए जैसे कोई पुलिस वाला है, एक तरफ तो देखिए कोई पुलिस वाला है और एक तरफ कोई डॉन है। देखिए ये कोई पुलिस वाला अंकल है और ये कोई क्या है ना डॉन है, एक साइड में डॉन बना देते हैं। हाँ ये है कालू सिंह डॉन, ठीक है। अब आप अपनी गाड़ी पर भोले मानस हो, आप अपने गाड़ी पर चले जा रहे हो, बिना हेलमेट चले गए, पुलिस वाला ने आपको रोका और तुरंत आपकी गाड़ी की चाबी निकाली और आपके चालान निकाल दिया। पुलिस वाला ये काम कर रहा है, पुलिस वाला आपको रोक रहा है और आप रुक जाते हैं बिना किसी विरोध के, ठीक है। तो ये क्या है विद्यार्थियों, ये सत्ता है, क्योंकि हम जानते हैं भैया इसके अंदर पावर है, ये रोक सकता है, ये हम पर चालान हमारा निकाल सकता है। लेकिन कोई डॉन ऑन अपनी होशियारी करे और आपको रोकने की कोशिश करे तो आप रुकोगे क्या? संभव होता नहीं। लेकिन वो आपके वो जबरदस्ती करना शुरू कर दे तो बात अलग है, लेकिन वो आप अपनी इच्छा के विरुद्ध रुकोगे, तो क्योंकि आप उसका सम्मान नहीं करते। लेकिन पुलिस वाले का हम सम्मान करते हैं, उसकी सत्ता को मानते हैं, इसलिए हम रुक जाते हैं। हेनरी फेयोल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। देखिए बहुत अच्छी लाइन है, हेनरी फेयोल साहब ने लिखी है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश को पालन करवाने की शक्ति है। आदेश देने का अधिकार है ना, अथॉरिटी है ना भाई। आज मुख्यमंत्री जी को हमने अथॉरिटी दे रखी है, इसलिए वो क्या करते हैं, उन्होंने आदेश दे दिया कि भाई 11 बजे तक दुकानें खुली रहेगी, उसके बाद में ये काम होंगे और ये काम नहीं किए जा सकते हैं, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इन दुकानों को खुला रहना है, इनको बंद रहना है, तो उनको आदेश देने का अधिकार है ना। और साथ ही साथ उस आदेश को मनवाने की शक्ति भी है। तो ये है सत्ता है। अब बात आती है कि भैया ये तो बात ठीक है, सत्ता है, हम सत्ता को क्यों माने, है ना, हमें सत्ता को क्यों माने। देखिए हम सत्ता को क्यों माने, सबसे पहली बात आ जाती है विश्वास। सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है अधीनस्थों का सत्ताधारी के प्रति विश्वास, ठीक है ना। हर कलेक्टर जानता है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश सही है,
उनके प्रति हमें विश्वास है। ठीक है, हर पुलिस कमिश्नर जानता है कि भी कलेक्टर साहब सही है, कलेक्टर साहब पर हमें विश्वास है। हर नीचे वाले जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, हवलदार साहब होते हैं, वे जानते हैं कि हमारे ऊपर जितने भी अधिकारी है वो सब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आप स्कूल का एक उदाहरण लीजिए तो सबको पता होता है कि भाई सीईओ साहब सही कह रहे हैं, प्रिंसिपल बात हाँ सही बात है, प्रिंसिपल और टीचर सोचता है प्रिंसिपल साहब सही कह रहे हैं, अच्छी बात है। सब टीचर्स सोचते हैं कि भाई हाँ हमारे हेड एचओडी जो है वो एकदम सही बात कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उनको एक दूसरे पर क्या है, विश्वास है। जब हमें विश्वास नहीं होता है तो कोई भी अधीनस्थ अपनी सत्ताधारी के प्रति जब विश्वास नहीं रखता है तो वह सत्ता का पालन नहीं करता। इसलिए विश्वास जितना गहरा होगा उतनी ही सरलता से हम आदेशों का पालन कर पाएंगे। यदि हम विश्वास रखें, यदि आज हम सभी विश्वास रखें हमारी सरकारों पर, हमारी सत्ताओं पर, हमारी मुख्यमंत्री पर, हमारे प्रधानमंत्री पर, तो हम सब उनके आदेशों की पालना हंसते हंसते करेंगे। समझ में आई ना बात? जैसा कि आपको याद होगा थाली बजाने का कहा गया, दिया जलाने का कहा गया, चाहे नोटबंदी के समय बैंकों की लाइन में खड़े होने के लिए कहा गया, हम हर आदेश को हंसते हंसते हमने उसको मनाया और एक त्योहार के रूप में उसको देखा। इसी कारण यहां पर हम ये बात कह सकते हैं कि विश्वास एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है। फिर अगली बात आ जाती है विद्यार्थियों, एक रूपता। वैचारिक एक रूपता स्वतः ही आज्ञा पालन की स्थिति पैदा करती है। अगर हम वैचारिक रूप से सभी एक हैं, अपने विचारों को सही तरीके से फॉलो किया जाता है, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही शब्दशः उसे कलेक्टर साहब, अन्य शासन सचिव, अन्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री उनको सब मानते हैं, आप समझ तो यानी शब्द स मानते हैं, कोई उसमें हेर बदल फेरा फेरी नहीं करते। एक रूपता रहेगी अगर आदेश में तो आदेश की पालना करना आसान हो जाता है, सत्ता को मानना आसान हो जाता है। दूसरा, सत्ता को इसलिए भी माना जाता है क्योंकि सत्ताएं जो है वो लोक हित में फैसला लेती है, जनता के हित का सोचती है, तब सभी लोग जनता की सरकार की बातें मानते हैं। हम राज्य के कानूनों का पालन केवल दंड की शक्ति के दबाव में नहीं करते, अपितु इसलिए करते हैं कि वे लोक हित को बढ़ावा देते हैं। जैसे यातायात के नियमों की पालना करना। अब हम यातायात के नियमों की पालना इसलिए करते हैं कि भैया अरे अगर हम नहीं करेंगे ना तो चालान निकाल देंगे, है ना, हेलमेट नहीं पहनेंगे तो चालान निकाल देंगे। वो शक्ति तो है ही है, साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, इस कारण हम उनके आदेशों की पालना हंसते हंसते कर लेते हैं। अब देखिए दबाव। दबाव क्या चीज है? दबाव ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सत्ता के पालन करवाने का। जिन लोगों पर सत्ता पालन के युक्त आधारों का प्रभाव कम रहता है, यानी जो विश्वास नहीं रखते, जो एक रूपता नहीं रखते, जो लोकहित की बात नहीं समझते, उन पर दबाव और शक्ति द्वारा सत्ता का पालन करवाया जाता है। सत्ता के रूप क्या है? मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए। सबसे पहले है परंपरागत सत्ता। इस सत्ता का आधार परंपरा या इतिहास से होता है। इसमें तर्क एवं बुद्धि संगता का अभाव रहता है। घर में हम वृद्ध जनों की सत्ता परंपरागत सत्ता का उदाहरण है। हम घर में हमारे बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं क्योंकि ये परंपरा से चला आ रहा है, इसमें कोई बुद्धि तर्क कोई अभाव ही है, ठीक है, और इसे हम एक परंपरा से मानते आ रहे हैं। फिर आता है करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता, यह सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों और चमत्कार पर आधारित है, जैसे हिटलर, जैसे महात्मा गांधी, जैसे नरेंद्र भाई मोदी, ठीक है। इनकी जो सत्ता है करिश्माई सत्ता है, लोग अपने आप इनकी बातों को मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बोलने का स्टाइल, इनकी तरीका बहुत ही माइंड ब्लोइंग होता है। फिर होती है कानूनी और तर्क संगत सत्ता, जिसका आधार पद होता है। उस पद में मतलब भाई फलाना आदमी पद पर बैठा है, चाहे भले दुबला पतला सही हो, लेकिन 2 मिनट में पूरी की पूरी सिस्टम को हिला के रख सकता है ना, पावर। उस पद में कानूनन जो सत्ता निहित है, उस पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस सत्ता का उपयोग करता है, जैसे कलेक्टर की सत्ता, प्रधानमंत्री की सत्ता। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब हम तीसरा प्रश्न क्या है? शक्ति और बल में 100 उदाहरण अंतर बताइए। शक्ति क्या है, बल क्या है? देखिए शक्ति एक प्रच्छन्न है। अब देखिए शक्ति और बल में क्या इफेक्ट है, जैसे कि आप वही अब उदाहरण लेते हैं, टीचर जी जो है ना वो क्लास में आपको बड़े प्यार से पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे हंसते हंसते पढ़ा रहे हैं और आप बड़े एंजॉय से उनको सुन रहे हो, ठीक है। अब इस बंदे के अंदर शक्ति है, ठीक है ना, शक्ति है, लेकिन ये शक्ति बल कब बन जाएगी? जब आप उनकी बात को नहीं मानोगे और वो आपको उठा के कहेंगे अरे भाई कक्षा से बाहर निकल जा,
मेरे से बकवास करने की जरूरत नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यहां है कि शक्ति तो पुलिस वाले में है, शक्ति तो टीचर में है, लेकिन जब वो उसका उपयोग करता है तो वह बल कहलाता है। तो हम ये समझते हैं कि शक्ति एक प्रच्छन्न है और एक अप्रकट तथा मनोवैज्ञानिक क्षमता है, जबकि बल एक प्रकट और एक भौतिक क्षमता है। समझ में आ रही ना बात? यानी बल प्रकट हो जाता है। आप देखिए, पुलिस के पास अपराधी को दंडित करने की शक्ति रहती है, लेकिन जब तक वह वास्तव में उसे दंड देती है तो आर्थिक व शारीरिक कुछ भी हो सकता है, वह बल का प्रयोग करती है। शक्ति तो है, लेकिन शक्ति का प्रयोग बल है। बस इतनी सी बात समझनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। जैसा कि मैंने आपको कहा है, हर चैप्टर में जहां जहां इंपॉर्टेंट बुक्स आ रही है, मैं उनके लेखकों के नाम भी आपके लिए लेकर आ रहा हूं और इनसे 1-2 नंबर के क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं। देखिए, कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है। इस पुस्तक के लेखक है कैटलीन। द वेब ऑफ गवर्नमेंट, मैकाइवर, द माइंड एंड सोसाइटी, विल्फ्रेड पेरेटो और लेवियाथन, टॉमस हॉब्स। याद रखेंगे इन किताबों को। कौन, क्या, कब, कैसे प्राप्त करेगा, ठीक है ना। कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है, इस बात को कोई नहीं जानता है, ठीक है। द वेब ऑफ गवर्नमेंट मैकाइवर साहब है, द माइंड ऑफ सोसाइटी विल्फ्रेड साहब है और लेवियाथन टॉमस हॉब्स। पांचवा प्रश्न, हेनरी फॉयल द्वारा दी गई सत्ता की परिभाषा लिखिए। अभी अभी हमने सत्ता वाले में पढ़ा था कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। शक्ति के संदर्भ में नारीवादी सिद्धांत क्या है। देखिए, नारीवादी सिद्धांत, नारीवादी लोग क्या मानते हैं शक्ति के अनुसार, देखिए यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। नारीवादी सिद्धांत का मानना है कि समाज में शक्ति के विभाजन का आधार लैंगिक है। यानी समाज के अंदर जो शक्ति है उसका विभाजन लैंगिक आधार पर हो रखा है। सेक्सुअल बेस्ड पर पावर का जो है वो डिवीजन हो रखा है। इसलिए यहां पर पुरुषों को सारी शक्ति, समाज की सारी शक्ति पुरुष वर्ग के पास है, जो महिलाओं के ऊपर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। अतः इस आधार पर यूरोप में नारी मुक्ति के आंदोलन प्रारंभ हुए, जो पुरुषों के पितृ सत्तात्मक प्रभुत्व का अंत करना चाहते हैं। इसे ही हम नारीवादी सिद्धांत कहते हैं। अगला आ रहा है, शक्ति के संदर्भ में बहुलवादी सिद्धांत क्या है। बहुलवादी सिद्धांत क्या है विद्यार्थियों, इसे समझने का प्रयास करते हैं। बहुलवादी सिद्धांत कहता है, देखो उन्होंने कहा कि शक्ति का विभाजन किस आधार पर हो रखा है, लैंगिक आधार पर हो रखा है। ये लोग क्या कहते थे, बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न रहकर अनेक समूहों में बटी होती है, ठीक है। एक आदमी के हाथ में सारी शक्ति ना होकर समूह में बटी होती है। उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन समूह के बीच में सौदेबाजी चलती रहती है। अतः शक्ति के आधार पर समाज में शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती। ये बहुलवादी सिद्धांत है। बहुलवादी सिद्धांत कहता है कि पावर इज डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल, सबको पावर बांट दीजिए बराबर, कोई समाज में शोषण होगा ही नहीं। आठवां प्रश्न आ रहा है, वैधता क्या है। देखिए, वैधता, लिक्टिमिटी क्या है। इस वैधता शब्द की उत्पत्ति के आधार पर वैधता अथवा औचित्यपूर्ण का अर्थ होता है वैधानिक। वैधता उस कारण की ओर इशारा करती है जिस कारणों से हम किसी भी सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, हम सत्ता को क्यों स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वो वैध है ना। लीगल, वैध शब्द का मतलब है लीगल, है ना, लीगल। भाई आज हम पुलिस वाले की बात मान रहे हैं कि भाई ऐसे चले जाओ, इधर से चले जाओ, तो वो लीगल है, इसलिए उसकी बात मान पा रहे हैं। इस प्रकार वैधता का अर्थ उस सहमति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को दी जाती है। समझ में आ रही है बात कि वैधता क्या है। वैधता का तात्पर्य बेटा इतना सा है कि जिन कारणों से हम किसी भी सत्ता को स्वीकार करते हैं, जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को दी जाती है। अब मतदान है, जनमत है, संचार के साधन है, राष्ट्रवाद आदि साधनों के माध्यम से वैधता को प्राप्त किया जा सकता है। मतदान हुआ, ठीक है, मतदार होते ही कोई क्या बन गया, राजनेता बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई एमपी बन गया, तो उसको क्या मिल गई, सत्ता मिल गई। अब सत्ता उसको कैसे मिल गई, क्योंकि जनता ने उसको दी है, इसलिए उसके द्वारा निकाला गया हर आदेश क्या होगा, वैध माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। आगे बढ़ते हैं, वैधता समझ में आ चुका है हमें। शक्ति के विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत को समझाइए।
अभी हमने एक बहुलवादी सिद्धांत देखा, अब ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज शक्ति के आधार पर दो भागों में बंट जाता है। एक होता है विशिष्ट वर्ग जो शक्तिशाली है, और एक बेचारा सामान्य वर्ग जिसके ऊपर शक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, समाज में दो भाग बढ़ गए, एक तो हो गए शोषक, एक तो एक्सप्लॉइट करने वाले, और दूसरे एक्सप्लॉइट होने वाले। ठीक है, शोषण करने वाले और शोषित होने वाले। इस वर्ग विभाजन के अनेक आधार है। देखो, दो कई सारे मेथड पर आप इसको समझ सकते हैं। हम यहां समझने का प्रयास करते हैं इसको। कुशलता, सबसे पहला पॉइंट आता है कुशलता। समाज के दो वर्गों में बढ़ गया, एक तो हो गया कुशल और एक हो गया अकुशल। अब अकुशल लोगों को थोड़ी सत्ता दी जाएगी, जो कुशल है, जो अपने काम में परफेक्ट है, सत्ता उसी के हाथ में आएगी। उसके अलावा संगठन क्षमता, अपने संगठन को मजबूत रखने की क्षमता है। फिर आता है बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान है। प्रबंध क्षमता, मैनेजमेंट का गुण है। नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व कर सकता है। आर्थिक रूप से प्रबल है। इन सारे कई सारे माध्यमों को हम यहां पर ले सकते हैं। इन आधारों पर प्रत्येक देश व शासन व्यवस्था में समाज में एक छोटा शक्तिशाली वर्ग उभर कर आता है जो सामान्य जन पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। यह वर्ग हमेशा शक्तिशाली बना रहता है, भले ही औपचारिक रूप से किसी भी दल की सरकार हो। इस वर्ग का निर्माण देश के राजनेता, प्रशासक, उद्योगपति, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर आदि मिलकर करते हैं। देखिए, राजनेता है, सरकार किसी की हो, नेता तो नेता ही है, एक बात है तो है, बाद में है तो है, क्योंकि वो कुशल है, वो संगठन को क्षम बना सकता है, बुद्धिमान है। कोई प्रशासक है, कोई कलेक्टर बन गया है, अब वो तो बन गया है, ऐसे सरकार किसी की हो, उसकी सत्ता तो हमेशा रहेगी। कोई उद्योगपति है, वो अपनी कुशलता से उद्योगपति बना है। कोई वकील है, वो अपनी कुशलता से वकील बना है। कोई प्रोफेसर साहब है, वो अपनी कुशलता से प्रोफेसर बना है। कोई डॉक्टर है तो अपनी कुशलता से डॉक्टर बना है। तो ये सभी चीजें, इन आधार पर हम समाज को दो भागों में बांटते हैं, एक विशिष्ट वर्ग और एक सामान्य वर्ग। अंतिम प्रश्न, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को बनाए रखने के प्रयत्न क्यों करने होते हैं। देखिए, राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का होना, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों का होना। राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुरूप नहीं बना पाती है तो उसकी वैधता प्रभावित होती है। देखिए, समय के साथ चेंजेस आते हैं, सत्ताओं में चेंजेस आते हैं, और अगर व्यवस्था उसके अनुरूप परिवर्तित नहीं होती है तो उसकी वैधता भी प्रभावित होनी शुरू हो जाती है। मानिए कि आज 4G 5G का जमाना आ रहा है, ठीक है, या फिर आप छोड़िए, अभी आपने कोरोना काल चल रहा है। अब कोरोना काल को देखते हुए सरकारें सही कदम नहीं उठाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे कदम उठाएगी जो हास्यास्पद होंगे, जिस पर हंसी आएगी। तो उस परिस्थिति में हम ये देख सकते हैं कि आगे आने वाला समय उन पर भरोसा बिल्कुल नहीं करेगा। परंपरागत संस्थाओं व समूहों की नवीन व्यवस्था को चुनौती। परंपरागत संस्थाएं यानी वह समूह नवीन व्यवस्था को चुनौती देते हैं। वे नवीन व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं करते क्योंकि ऐसा करने से उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे घर में बड़े बूढ़े जो होते हैं, उनका हम सम्मानित दृष्टि से देखते हैं, उनकी वैधता को स्वीकार करते हैं, उनका कहाँ हमें नहीं टालते हैं। लेकिन कभी कोई नई व्यवस्था आ जाती है, ठीक है, कोई नई परंपरा जुड़ जाती है, तो वे उसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर ये नई व्यवस्था हमारे जीवन काल में आ जाती है तो हमारी सत्ता, हमारी शक्ति किसी ना किसी रूप में प्रभावित अवश्य रूप से हो जाएगी। ठीक है, इसलिए भी वो वैधता को स्वीकार नहीं करते। नवीन समूह का राजनीति में प्रवेश, सही बात है, पुराना वर्ग स्वीकार कर ले तो वैधता को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन देखिए, अगर कोई नया वर्ग नई सोच के साथ आता है लेकिन पुराना वर्ग उसको स्वीकार नहीं करता है तो उस कारण से भी समस्याएं पैदा होती है। राजनीतिक व्यवस्था से अत्यधिक आकांक्षाओं का होना, अनेक बार राजनीतिक व्यवस्थाओं से अत्यधिक आकांक्षाएं भी वैधता को प्रभावित करती है। जब राजनीतिक व्यवस्थाएं जन सामान्य की इन आशाओं को पूरा नहीं कर पाती है तो लोग उनके खिलाफ क्रांति या तख्ता पलट को तैयार हो जाते हैं। तो वैधता बनाए रखनी बहुत आवश्यक है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को, तभी वो टिक सकती है, अन्यथा नहीं टिक सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थी आज की हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। नीचे आपकी पीडीएफ दे रखी है, तुरंत उसको डाउनलोड कर लीजिए और ये 10 प्रश्न अपनी आंखों से निकाल लीजिए। यदि आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि हम उसका हल कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जल्दी से वीडियो लाइक और शेयर बिल्कुल नहीं भूलना है। मैं बीच में नहीं कह पाता हूं तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जरूर कर दीजिए। आपका आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार हमें निरंतर मेहनत के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।